अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। हमारा चैप्टर बेसिकली चल रहा था ऑडिट एविडेंस का, और इससे पहले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिन पर वो डिपेंड होता है। सबसे पहला फैक्टर था कि एक ऑडिट एविडेंस सफिशेंट होना चाहिए, क्वांटिटी वाइज ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, और दूसरा वो क्वालिटी वाइज यानी कि अप्रोप्रिएट होना भी उसके लिए ज़रूरी है। फिर हमने इन दोनों फैक्टर्स के सब फैक्टर्स पढ़े थे कि जिन पर क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करती है, उनके ज़्यादा या कम होने से क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट होती है। सफिशेंसी की अगर हम बात करें यानी कि क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस की, तो वो डिपेंड करती थी कुछ फैक्टर्स पर जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े। इसी तरह से जो क्वालिटी है यानी कि अप्रोप्रिएटनेस है, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी, जिसमें सबसे पहला था रेलेवेंसी होनी चाहिए। ठीक है कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो रेलेवेंट होना चाहिए, आपके कनेक्शन, एक लॉजिकल कनेक्शन डेवलप होना ज़रूरी है। असर्शंस और प्रोसीजर्स जो आप एज एन ऑडिटर आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वो उन असर्शंस से रिलेटेड होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि लायबिलिटी अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, मैनेजमेंट ने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, और अब हमने चेक करना है कि ये लायबिलिटी जो है ये ओवरस्टेटेड तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सैंपल ड्रॉ करेंगे डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के थ्रू। ठीक है, जो सैंपल्स होंगे हमारे पास, जैसे कि इनवॉइस हो गई, ठीक है, गुड रिसीट नोट हो गए आपके पास, इस तरह के जितने इनवॉइसेस हैं, ठीक है, इस तरह के जितने भी जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस होते हैं, उनके थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उनमें से, और उनको वाउच बैक करेंगे टुवर्ड्स द फिगर ऑफ लायबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर हमें पता लग जाएगा कि जो फिगर यानी कि जो इनवॉइस जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, इसका मतलब कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो लेजर आ रहा है, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट की गई है, जो लेजर अकाउंट आ रहा है उस लायबिलिटी का, ठीक है, उसमें वो इनवॉइस इन नहीं की गई, इनकॉर्पोरेट नहीं की गई, जिसका मतलब ये है कि लायबिलिटी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर टोटल अमाउंट आ रही है ये अंडरस्टेटेड है। ठीक है जी, इस तरह से हमने एक तो फैक्टर पढ़ लिया था जो रेलेवेंस था। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर आता था रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है एक ट्रस्ट या एक कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो कि हम उस एविडेंस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं हमारे प्रोसीजर्स पर। ठीक है, कि हमारे प्रोसीजर्स, हम उतने ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जितना कि वो एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी हैं जिसकी बेस पे हम उसकी रिलायबिलिटी जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होना है बेसिकली वो रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस से रिलेट करेगा। और दूसरा फिर एक छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इफ़ द ऑडिट एविडेंस इज़ नॉट सफिशेंट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिले ड्यूरिंग द ऑडिट वो सफिशेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि आपके पास जो एविडेंस आया वो सफिशेंट नहीं था किसी भी वजह से, तो अब क्या हो सकता है, क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स आपको क्या कहते हैं कि अब इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप क्या करें। तो ये बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जो हमने आज स्टडी करने हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, यानी कि कब हम समझ सकते हैं कि हमने जो एविडेंस ऑब्टेन किया अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, वो एविडेंस रिलायबल है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, वो ट्रस्ट वर्दी एविडेंस है। सबसे पहले ये रिलायबिलिटी जो होती है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर ये 3 फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होंगे या इनकी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी रिलेटेड टू दैट एविडेंस, तो रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योर करना मुश्किल हो जाएगा। देयर वुड बी एन अनसर्टेनिटी अबाउट दैट एविडेंस, वेदर इट इज़ रिलायबल, इट इज़ टू बी रिलाइड अपॉन और नॉट। तो सबसे पहला हमारे पास आता है सोर्स इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
ठीक है। सबसे पहले आपने जब भी कोई ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी को इंश्योर करना है तो सबसे पहला फैक्टर जो आपने कंसिडर करना है दैट शुड बी द सोर्स, ठीक है, कि वो किस सोर्स से जो है आपने उसको ऑब्टेन किया है। अब सोर्स जो होते हैं वो मेनली दो हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का क्या मतलब है कि भाई वो मैनेजमेंट का ही कोई बंदा था, ठीक है, जिसके थ्रू आपको वो एविडेंस मिला, ठीक है, जिसने बताया था, या फिर क्लाइंट के अंदर रहते हुए, क्लाइंट के कंपनी के अंदर रहते हुए आपको वो एविडेंस मिला है, ठीक है। ये होता है जी इंटरनल एविडेंस, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल एविडेंस क्या हो सकता है कि आपने आउटसाइड द क्लाइंट अप्रोच किया, कुछ क्रेडिटर्स को, कुछ डेटर्स को, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योर करने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन को पक्का करने के लिए कि भाई ऐसा है जैसा क्लाइंट कह रहा है या नहीं है, आपने एविडेंस ऑब्टेन किया आउटसाइड द क्लाइंट, ठीक है। तो ये है जी सोर्स, कि आपको किस सोर्स से जो है आपने वो एविडेंस ऑब्टेन किया है। नेक्स्ट है आपके पास जी द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। उस एविडेंस की नेचर क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिस पर रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम नेचर की बात करें तो दो तरह से हम नेचर को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जी डॉक्यूमेंटेड वर्सेस ओरल। जी, या तो वो एविडेंस जो है आपको अगर तो वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिला है ना, ठीक है, कोई इन्वॉइसेस वगैरह हैं, अगर आप कोई ऑब्टेन कर रहे थे प्रोसीजर्स के थ्रू, कोई इन्वॉइसेस ढूंढ रहे थे, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको मिली, ठीक है। अब इन्वॉइस जो होती है वो एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होती है, ठीक है ना, उस पर सिग्नेचर होते हैं, उस पर अमाउंट लिखी होती है, उस पर क्वान्टिटी लिखी होती है, टोटल अमाउंट लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है गुड्स की, ठीक है। अगर हम परचेज की बात करें तो जो परचेज नोट यानी गुड रिसीट नोट होता है जो कि कंपनी को मिलता है सप्लायर की तरफ से जब गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं कंपनी के अंदर यानी क्लाइंट में, तो ये अब एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की रिलायबिलिटी एज कंपेयर टू द ओरल एविडेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि ओरल एविडेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उससे बंदा मुकर भी सकता है ना, ठीक है। ओरल एविडेंस आपने क्या किया जी, आपने डेटर से, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि हमने डेटर की जो अमाउंट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो डेटर का बैलेंस आ रहा है रिसीवेबल का, ठीक है, उसको इंश्योर करना है कि वो ठीक है लिखा हुआ मैनेजमेंट ने कि नहीं है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस क्या हो सकता है कि आप उनसे निकलवाएं जी, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकलवाएं, जर्नल्स निकलवाएं, लेजर्स निकलवाएं, और फिर ट्रायल बैलेंस निकलवाएं, सबकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैच करके देखें। या फिर आप उससे भी पीछे चले जाएं, आप गुड डिस्पैच नोट्स जो हैं, ठीक है, उनको निकलवाएं, इनवॉइसेस जो आपने एज अ जो कंपनी ने प्रिपेयर की हैं वो निकलवा के आप उस पे वो सारी की सारी फिगर को ट्रेस करें, ठीक है, और फिर एक एक एंट्री जो डेटल के जो रिसीवेबल के कंट्रोल अकाउंट में आ रही है उसको मैच करें विद द इनवॉइसेस या विद द गुड डिस्पैच नोट, ताकि आपको पता लग सके कि एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डेटर के बैलेंस के अंदर ऐड हुई हुई है या नहीं हुई हुई, या कि ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये सारा कुछ जो आपने की ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ किया है ना, ठीक है, इस पर आप रिलायबल ज़्यादा हो सकेंगे, इस पर आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा हो सकेगी एज़ कम्पेयर टू कि आपका कोई जो है वो क्लाइंट का कोई बंदा जो है उससे आप पूछ लेते हैं जी ये डेटर का बैलेंस सही लिखा हुआ है, अच्छा वो इनवॉइस जो थी वो आपके पास ही है ना, ठीक है। इस तरह की अगर बातें पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ जी हमारे पास ही है, हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस जो है इसको वो अफेक्ट कर देता है अगर आप ओरल एविडेंस जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। एविडेंस तो मिल जाएगा लेकिन हो सकता है वो रिलायबल ना हो सकता है वो रेलेवेंट भी हो लेकिन वो रिलायबल नहीं होगा अगर वो ओरल एविडेंस होगा। तो इसलिए रिलायबिलिटी के लिए यू नीड अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच कैन बी ट्रस्टेड अपॉन। जी, इसके बाद हमारे पास जो एक कैटेगरी आती है वो हो सकती है ओरिजिनल वर्सेस फोटोकॉपीड। इसमें भी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है कोई इनवॉइसेस वगैरह की ज़रूरत थी, ठीक है, आपने कोई भी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे थे, आपने एविडेंस ऑब्टेन करना था, आपको कोई ना कोई इनवॉइसेस की ज़रूरत थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया जी, हमने अच्छा जी, अब आपने मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से पूछा कि जी ये वाली इनवॉइस जो है इसकी हमें ज़रूरत है, इसको हमने ट्रेस करना है, तो निकालें जी इनवॉइस।
उसने कहा क्या जी कि सर जी वो काफ़ी 10 साल पुरानी आप बात कर रहे हैं, 10 साल पहले तो ये एसेट हमने लिया था, इसकी इनवॉइस अब पता नहीं किधर होगी। हाँ, हमारे पास फोटोकॉपीड इनवॉइस जो है ना वो पड़ी हुई है, तो अगर आप वो लेते हैं। अब ओरिजिनल के मुकाबले में फ़ोटोकॉपी जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है रिलायबिलिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाए अगर आप फ़ोटोकॉपीड इनवॉइस पर चले जाते हैं। होगी तो वो भी ओरिजिनल से ही बनी हुई ना, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ़ोटोकॉपीड के अंदर कोई ना कोई मसले वो लोग निकाल देते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, और उनके लिए वो बेनिफिशियल भी साबित हो जाते हैं काफ़ी दफ़ा। इसलिए जो नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस है, इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है उसको आपने प्रेफरेंस देनी है, और यहाँ पर ओरिजिनल जो एक एविडेंस आपको मिलेगा, ठीक है, उसको आपने प्रेफरेंस देनी है इफ़ यू वांट टू रिलाई ऑन योर ऑडिट एविडेंस। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है हमारे पास वो है जी द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिनकी बेस पे आप ऑडिट एविडेंस आपने वो कलेक्ट किया है। पहला तो हो सकता है जी डायरेक्टली वर्सेस इनडायरेक्टली। या तो जी आपने कहा कि डेटर का बैलेंस जो है उसको मैंने टैली करना है, आप मुझे मैनेजमेंट को आपने कहा कि आप जी मुझे बता दें कि ये डेटर का बैलेंस आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, अब मैनेजमेंट खुद से तो ये बात नहीं कर सकती, अब उनका आपका भी यही मतलब था कि आप अपने डेटर से पूछें और उसको कहें कि ऑडिटर जो है वो इसकी डिटेल्स मांग रहा है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ठीक फिगर्स लिखी हैं, इनकॉर्पोरेट की है या नहीं की। अब आप जो हैं वो मैनेजमेंट को बताएंगे और मैनेजमेंट फिर आगे रिस्पॉन्स बताएगी डेटर का क्लाइंट को। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो आपका डेटर है वो ऑडिटर के पास पहुंचने के बजाय वो क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट को सबसे पहले कनेक्ट करता है, और मैनेजमेंट जो है जो इन्फॉर्मेशन जो डेटर ने दी है वो आगे ऑडिटर को बताएगी। इसके अंदर ऑडिटर और डेटर का जो डायरेक्ट रिलेशन है, जो डायरेक्ट एविडेंस आना चाहिए, वो जो है वो निगेट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है उसने यही इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीच में कोई ना कोई गड़बड़ कर दी हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जो है या कोई सोर्स जो है उसको बदल दिया हो अपने फेवर के अंदर, अपने बेनिफिट में कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दिया हो, ताकि जो डेटर की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो ऑडिटर तक ना पहुंच सके। इस वजह से हम ये प्रेफर करते हैं एज एन ऑडिटर कि रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जो डायरेक्ट एविडेंस होता है दैट शुड बी आवर प्रेफरेंस वर्सेस इनडायरेक्ट। अब ये जो था हमारे पास ये इनडायरेक्ट था, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डेटर और ऑडिटर के बीच में आ गई है। जो आपको एविडेंस मिला है थ्रू मैनेजमेंट वो दिया तो डेटर की तरफ से ही है, लेकिन रिलायबल एविडेंस तब होगा जब डेटर खुद जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा टू द ऑडिटर डायरेक्टली, नॉट इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट इन बिटवीन। ठीक है जी, पहला तो हमारी ये कैटेगराइजेशन होगी। दूसरा हमारी कैटेगरी आ सकती है कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड। यहाँ पे कंट्रोल्ड का क्या मतलब है जी, आपके पास जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनसे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास तैयार होती हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होंगे इन द कंपनी, ठीक है, इन द क्लाइंट, उतने ही ज़्यादा हम श्योरिटी हो सकती है हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कम से कम मिसस्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, और जितना ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होगी, अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिस्क एज एन ऑडिटर हमारे लिए इंक्रीज हो जाना चाहिए कि जी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट की हुई है, ज़्यादा अमाउंट की या फिर ज़्यादा लेवल पर। क्यों? क्योंकि अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, इस वजह से मैनेजमेंट के चांसेस हैं कि वो मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड या एरर
कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कोई ना कोई फिगर जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा कि रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमें किस तरह से इंश्योर करना है कि हमारा जो भी एविडेंस हमें मिला है वो रिलायबल है कि नहीं। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अगर हम एड्रेस कर लेते हैं तो हमें श्योरिटी हो सकती है, मिल सकती है इस चीज़ के बारे में कि जो हमने एविडेंस ऑब्टेन किया वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबसे पहले वो एक्सटर्नल होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल के अंदर कोई ना कोई जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट की। तो बाहर की तरफ से अगर कोई एविडेंस आपको मिले दैट शुड बी मोर रिलायबल टू यू। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए आपको। ओरल एविडेंस गलत भी हो सकते हैं। ओरिजिनल वर्सेस फोटोकॉपीड के अंदर प्रेफरेंस देनी चाहिए आपको ओरिजिनल को, दो फोटोकॉपीड एविडेंस भी ओरिजिनल से ही बनता है, लेकिन स्टिल केयर शुड बी टेकन। उसके बाद जी हमारे पास डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट आता है कि ऐसा एविडेंस जो डायरेक्टली आपको मिल जाए दैट इज मोर ऑफ योर प्रेफरेंस देन एन इनडायरेक्ट एविडेंस इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी बीइंग द मैनेजमेंट इन बिटवीन यू एंड द रिस्पॉन्सर। और तीसरा और लास्ट हमारे पास कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड की सिचुएशन आ सकती है कि अगर तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा मैनेजमेंट का क्लाइंट का तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो एविडेंस हमें मिला है वो ठीक ठाक है, उसमें गलती के चांस कम हैं, तो उन पर रिलाई किया जा सकता है। देन अनकंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस होंगे तो रिस्क हमारा बढ़ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई गलतियाँ हो सकती है मैनेजमेंट है, या तो गलतियाँ हो सकती हैं या फिर इंटेंशनल फ्रॉड हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। और अब अगर हम दूसरे टॉपिक पर आएँ तो व्हाट इफ़ द ऑडिट एविडेंस इज़ नॉट सफिशिएंट। आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद, आपकी बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बावजूद आपको पता लगता है जी कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट नहीं है। अब क्या हो सकता है? ठीक है, सफिशेंसी आपने बहुत इंश्योर की कि ये सारा कुछ अवेलेबल हो, लेकिन नहीं है बाय सर्कमस्टांसेस, तो अब क्या हो सकता है जी? 3 काम ऑडिट स्टैंडर्ड्स आपको कहते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप 3 काम जो है वो करें। सबसे पहला, डिस्कस करें द मैटर विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि जी आप डिस्कस करें कि हमें एज एन ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिक्वायर होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच टू आवर कंक्लूजन्स एंड देन टू द ओपिनियन। तो हमारे पास जो एविडेंस आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, आपके पास जितने भी एविडेंस हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से ये आप डिस्कस करेंगे ये बात मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। अब जाहिर सी बात है सफिशिएंट नहीं है तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस जो हैं बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, जो आपने मिस किए थे वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करें अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि सफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं है। ठीक है, कि आपकी जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं है, तो क्वांटिटी को पूरी करने के लिए, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप यही कर सकते हैं कि ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो ज़्यादा एविडेंस किस तरह आएंगे? ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। जी, इन दोनों के बावजूद अगर स्टिल आपका मैटर जो होता है वो अनरिजॉल्व रहता है तो एक ऑडिटर क्या करेगा? एट द एंड सब कुछ करने के बाद फिर भी अगर कुछ ना कुछ जो है वो नहीं हो पाता तो द ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन अगेंस्ट द क्लाइंट। यहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब मैंने आपकी आसानी के लिए फ़िलहाल यहाँ पर अगेंस्ट द क्लाइंट लिख दिया है। ठीक है, कि जो भी आपका ओपिनियन होगा, कंक्लूजन होगा, वो क्लाइंट के अगेंस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका कभी भी जो ओपिनियन है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये एविडेंस हमें नहीं मिला या फिर ये एविडेंस कम क्वांटिटी में, कोई बात नहीं भाई, हम अपना ओपिनियन जो है वो इस बेस पर नहीं देते। नहीं, आपने सब चीज़ों को कंसिडर करना होता है, सब चीज़ों को माइंड में रखना होता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने एविडेंस, अपना जो कंक्लूजन होता है उसको ड्रॉ करना होता है, क्योंकि आपका जो ओपिनियन होता है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए अगर ये सब कुछ रहेगा और आपके काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बावजूद आपको सफिशिएंसी ऑफ द ऑडिट एविडेंस नहीं इंश्योर होती, तो द लास्ट यू कैन डू is
टू एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन हम अगले चैप्टर के अंदर, जब हम ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल के अंदर इसको पढ़ेंगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है और जो ओपिनियन होती हैं उनकी बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं और एक ऑडिटर किस तरह के ओपिनियन जो होता है किन सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रोवाइड करता होता है। ठीक है, फ़िलहाल आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वो अगेंस्ट द क्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि फेवर ऑफ द क्लाइंट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास एविडेंस ही सफिशिएंट नहीं है। तो जब एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो आप कंक्लूजन पर उस स्ट्रेंथ से नहीं पहुंच सकते जिस स्ट्रेंथ से आप तब पहुंच पाते अगर आपका एविडेंस सफिशिएंट होता, फर्म होता, आपको पता होता कि ये एविडेंस मेरे पास सफिशिएंट है, इनकी क्वांटिटी वाइज ये ज़्यादा हैं, हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेक्चर था बेसिकली, और इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स बेसिकली पढ़े हैं छोटे छोटे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इनकी आगे जो ट्रीटमेंट होगी, इनके आगे जो यूजेज होता है इन द एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस, वो थोड़ा कंबाइन होके आता है। इस वजह से आपने हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उसका ड्यू टाइम देना है और ड्यू इम्पोर्टेंस के साथ उसको पढ़ना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। पिछले लेक्चर्स लाजमी देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते रहेंगे तो पिछले लेक्चर्स जो हैं, पिछले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भूलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये ऊपर टैग में मेरा ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस पर भी आप जो है वो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स जो है इनसे कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच रहा है या आपको कोई वैल्यू एडिशन हो रही है आपकी नॉलेज के अंदर, एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, तो आप जो है प्लीज़ जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियोस जो हैं मेरे लेक्चर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बाकी, ताकि वो उनको भी बेनिफिट जो है वो पहुँच सके। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।